बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू सुनो टुनाइट विद सादिया अफसार। आज के प्रोग्राम का ब्रेकडाउन पहले आपको बता दें कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में आज की बड़ी खबर निगरान वज़ीर आज़म के लिए अनवारुल हक के नाम पर इत्तफाक राय होने पर बात करेंगे। सवाल उठाएंगे कि अनवारुल हक का नाम कहां से आया, क्यों मुस्लिम लीग नून अपनी कोशिश के बावजूद अपनी पार्टी से किसी को निगरान वज़ीर आज़म नामजद नहीं करवा सकी। जबकि प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना डायरी से होने वाले होशरुबा और चश्म कुशा इंकशाफात पर बात करेंगे। प्रोग्राम का हिस्सा हमारा एडिटोरियल होता है सादिया स्टेक के नाम से, जिसमें सऊदी अरब ईरान सफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद मशरिक़ वस्ता में चीन के बढ़ते हुए असर रसूख और अमरीका की सफारती तन्हाई पर बात होगी। प्रोग्राम के पहले हिस्से की तरफ आते हैं। निगरान वज़ीर आज़म के लिए सेनेटर अनवारुल हक काकड़ के नाम पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अपोजिशन लीडर राजा रियाज के माबैन इत्तफाक राय हो गया है। निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तफाक राय के बाद सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने भी अनवारुल हक काकड़ की बतौर निगरान वज़ीर आज़म की समरी पर दस्तखत कर दिए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और राजा रियाज के माबैन आज मुलाकात का दूसरा दौर हुआ, जिसके बाद राजा रियाज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि हम मुत्तफिक हुए कि जो भी वज़ीर आज़म होगा वो छोटे सूबे से होगा, ताकि छोटे सूबे की जो महरूमी है उसको दूर किया जा सके और ऐसा नाम ना हो जो गैर मुतनाज़े हो और किसी सियासी जमात से ना हो। राजा रियाज ने मीडिया से बात करते हुए मजीद कहा कि सेनेटर अनवारुल हक काकड़ के नाम पर मैंने और वज़ीर आज़म ने दस्तखत कर दिए हैं। उम्मीद है कि वो कल तक हलफ उठा लेंगे। निगरान वज़ीर आज़म के नाम पर इत्तफाक राय के बाद अगला मरहला निगरान काबीना का इंतखाब होगा, जिस पर राजा रियाज ने बात करते हुए कहा कि निगरान काबीना का इंतखाब निगरान वज़ीर आज़म का इख्तियार होगा। इस हवाले से हमारी कोई मुशावरत नहीं हुई। बलूचिस्तान अवामी पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर अनवारुल हक काकड़ 2018 में सेनेटर मुंतखब हुए और सेनेट की कायमा कमेटी बराए समंदर पार पाकिस्तानियों के चेयरमैन हैं। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि निगरान वज़ीर आज़म के नाम का तयन तो हो गया, मगर वफाकी काबीना का इंतखाब किस बुनियाद पर किया जाएगा। आज के इस प्रोग्राम में हमारे साथ इसी पे बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सेक्रेटरी इत्तलात फैसल करीम कुंडी साहब स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कुंडी साहब, प्रोग्राम में आपने वक्त दिया। पहले तो बताइए, कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं अनवारुल हक काकड़ के नाम पे? कुछ खबरें चलती रहीं पीपल्स पार्टी के खुर्शीद शाह के से मंसूब ऐसे बयानात आते रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सबसे पहले तो मैं अनवारुल काकड़ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि वो एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर हैं, छोटे सूबे से उनका ताल्लुक़ है, एक पॉलिटिकल बंदे हैं, मेरा बहुत पुराना उनके साथ एक ताल्लुक़ भी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इसको वेलकम किया है कि क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने वज़ीर आज़म साहब को, जो कि लीडर ऑफ़ द हाउस हैं, उसको अपना इख्तियार दे दिया था कि आप जाकर मशावरत के बाद हमने जब किया, पहले PDM ने दिया, फिर हमने दिया कि आप जाकर लीडर ऑफ़ द हाउस के साथ बातचीत करें। उन्होंने की और जब ये बात हुई कि जी काकड़ का नाम है और वज़ीर आज़म साहब उस पर एग्री हुए, हम उसके साथ वज़ीर आज़म साहब के साथ स्टैंड लेते हैं। कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ात नहीं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि उनकी सरबराही में इलेक्शन कमीशन जो है वो पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाएंगे। वो कल किसी का कोई बयान चल रहा था, बड़ा ज़बरदस्त मुझे लगा कि जो निगरान वज़ीर आज़म है ना, वो केयर टेकर ही होना चाहिए, अंडरटेकर नहीं होना चाहिए। तो आपको लगता है काकड़ साहब केयर टेकर ही रहेंगे? देखें, बातचीत बहुत ज़्यादा चल रही थी और हमने हमेशा ही कहा था कि मैंने भी कई प्रोग्राम में कहा कि सियासी जो है वो वज़ीर आज़म होना चाहिए, सियासतदान। उनको पता है कि क्या चीज़ें। कभी आपने देखा कि सियासतदान जो है वो किसी डेपुटेशन पे जज भर्ती हो गए या चले गए किसी इसमें सेक्रेटरी लग गए, एडिशनल सेक्रेटरी लग गए, ये चीज़ें नहीं हैं। अब देखें, ये चीज़ें तो अगर आप कहीं देखें, सोशल मीडिया पे देखें, उसके हक़ में 100 चीज़ें आएंगी, उसके अपोजिशन में 500 लोग आएंगे। आप जब इस सीट पे बैठते हैं तो आपके ऐसे दुश्मन ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये चीज़ें वो उसके फेवर में भी आएंगी, उसके अगेंस्ट भी आएंगी। मैं पर्सनली काकड़ साहब को जानता हूँ, जब से वो लंदन में थे या जब वो इधर थे बलूचिस्तान में थे या जब से वो सेनेट में आए हैं, एक मैं समझता हूँ कि एक अच्छे इंसान, और मैं समझता हूँ कि जो उनके बातें हैं बड़ा अच्छा वो स्पोक्समैन रहे बलूचिस्तान गवर्नमेंट के। तो अब वी होप कि एक पॉलिटिकल बंदे हैं, यंग हैं, जो है इसमें बड़ा पॉजिटिव किरदार अदा करेंगे। अच्छा, जैसे राजा रियाज के बयान का हम अभी जिक्र कर रहे थे कि ऑब्वियसली जो निगरान वज़ीर आज़म आएगा उसी का इख्तियार है कि अपनी वो काबीना क्या बनाता है, किस किस को शामिल करता है, लेकिन फिर भी होता है बाज़-औक़ात की सियासी जमातों से कहीं ना कहीं कोई मुशावरत हो रही होती है। तो कहीं कोई मुशावरत हुई है काबीना के मामले? देखें, वो आज उनका नाम आया है और अभी तक तो रब्ता नहीं हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। अच्छा। शायद बाकी पार्टियों के साथ होगा। अच्छा। जब होगा पार्टी के साथ रब्ता और हमसे अगर वो नाम आएंगे, अब देखते हैं कि वो काबीना में किस किस्म के लोग लेते हैं। टेक्नोक्रेट्स लेते हैं, पॉलिटिशियंस लेते हैं, और ऐसे पॉलिटिशियंस लेते हैं जो आगे जो है, अगर आप पॉलिटिशियंस की बात करें तो उसमें यह था कि आपके जो ऐसे पॉलिटिशियन जिनका जो है
جن کی وائف یا جن کے بیٹا بیٹی الیکشن نہیں لڑ رہے ہوں ایسے، تو ابھی تک ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اگر ہوا پارٹی سے انہوں نے تجاویز مانگی تو پارٹی لیڈرشپ ان کو ڈیفینیٹلی. یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ کس بنیاد پہ کرتے ہیں. اصل بات یہی ہے کہ لاتے سیاستدانوں کو، ٹیکنوکریٹس کو. آپ کو لگتا ہے کہ ایک یہ بھی آئی تھنک یارڈ اسٹک یا بیرومیٹر ہوگا یہ جانچنے کا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ چلے گی کتنا عرصہ؟ سیاستدان ہوں تو کم عرصہ چلے گی، ٹیکنوکریٹس آ گئے تو لمبا چلے گی. نہیں دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ سوال یہ ہے کہ سیاستدان الیکشن سے کیوں بھاگ رہے ہیں. یہ چیز تو ہم نے کی ہے، بھاگ رہے ہیں نا ویسے. نہیں میرا سوال ہے نہیں، دیکھیں ہم نے تو دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی کے موقف رہا ہے اپنی اس جب ہماری حکومت تھی، ہم اتحادی تھے کہ دیکھیں کہ یہ الیکشن اس کو پارلیمنٹ کو اپنا ٹائم پورا کرنے دیں اور 60 دن کے اندر الیکشن کروائیں اور ایک نیا سیٹ اپ آئے، نئی حکومت ہے، نئی پارلیمنٹ ہے اور اس ملک کو آگے لے کر چلیں. اتحادی جماعتوں کا یہ تھا کہ جی نہیں ہمیں 90 دن چاہیے. پھر اچانک پتہ لگا کہ CI آ گئی اور مردم شماری کی چیز آ گئی. اب مردم شماری مینس کہ وہ 6 مہینے میں کام کرے گی. اب 6 مہینے کہا جاتا ہے، اب وہ ٹاسک 6 مہینے میں پورا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ سب سے بڑا کوشچن مارک ہے. کیسے پورا کریں؟ بولیں گے جی سٹے ہو گیا ہے، ہائی کورٹ میں چلے گئے، سپریم کورٹ میں چلے گئے. تو ہم چاہتے ہیں اس چیز کو اگر یہ سائڈ پہ رکھتے، اور ابھی بھی ہے کہ اس سائڈ پہلے الیکشن کر لیں پرانی مردم شماری پہ، پھر نئی جو ہے آئے حکومت وہ یہ کر لیں. آج اگر الیکشن ڈیلے ہوگا تو آپ لوگ ہمارے اوپر انگلیاں اٹھائیں گے سیاستدانوں پہ کہ آپ لوگوں نے مردم شماری کروائی، آپ لوگوں نے لیٹ کروایا. کل یہ جی سٹے ہو گیا ہائی کورٹ میں، کل سپریم کورٹ میں سٹے ہو گیا، چیزیں لمبی ہو گئی ہیں، تو ذمہ وار کون ہو گیا؟ ہم ہوں گے، کیونکہ CI میں ہم بیٹھے ہوئے تھے نا. وی ایڈمٹ، ہمارے نمائندے بھی بیٹھے ہوئے تھے، باقی جماعتوں کے نمائندے. اگر وہ اس چیز کو اگر ڈیلے کیا جائے گا تو پھر یہ ہم ذمہ وار ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ 90 دن کے اندر ہو جائیں گے؟ 90 دن سے آگے جاتا ہے تو اس پہ پھر ریاکشن کیا ہوگا؟ اب تو الیکشن کمیشن نے جو ہے الیکشن کروانا ہے. اب تو یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے، امپاور تو الیکشن کمیشن کو آپ نے کر دیا ہے، بٹ اگین وزیر اعظم فیصلہ کرے گا. وزیر اعظم بھی فیصلہ کرے، الیکشن کمیشن نے سارا شیڈول دینا ہے. اب اس میں یہ ہے کہ 90 دن کی مینس کیا ہے، مردم شماری ڈیلیمیٹیشن ہے یا نہیں ہے. ڈیلیمیٹیشن میں آپ 90 دن میں الیکشن نہیں کرا سکتے. نہیں ہو سکتا. انہوں نے کہا کہ ہمیں 6 مہینے کے 4 مارچ میں ہوتے ہیں اگلے سال، تو پھر ایکسیپٹیبل ہے آن لیٹر موڈ. ایسا نہ ہو کہ پھر ہمیں تحریک چلانی پڑے الیکشن کے لیے. مارچ سے آگے جائیں تو تحریک ہے مارچ تک کے لیے؟ نہیں، ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جی جو انہوں نے کہا ہے ہوپ فلی کہ جو جلد از جلد انہوں نے 4 to 6 months، ہم تو کہتے ہیں 4 months میں ہو جائے، چیز ہو جائے. تو آپ کو بھی یعنی پتا ہے کہ 90 days میں یہ نہیں ہو رہا؟ نہیں، اگر آپ ڈیلیمیٹیشن کریں گے تو کوئی وہ نہیں ہے کہ 90 days میں کیسے ڈیلیمیٹیشن آپ کروا سکتے ہیں. جب ایک ادارہ کہہ رہا ہے کہ میں نے 4 سے 6 مہینے ایٹ لیسٹ 4 to 6 months، تو آپ کیسے نہیں آپ اس کو ختم کریں اور اس میں آ جائیں 3 months میں آ جائیں. پھر آپ ایک ڈیلیمیٹیشن کرتے ہیں، مجھے اس پہ اعتراض ہے، میں ہائی کورٹ جا رہا ہوں، میں سپریم کورٹ جا رہا ہوں، یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ چیزیں بہت سی چیزیں جو کہ ہے، لیکن ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کا کچھ ایسی الیکشن کمیشن کوئی چیز نکال سکتی ہے کہ وہ کہہ دیں کہ جی ہم 90 days میں الیکشن کراتے ہیں، اور جب اگلی جو گورنمنٹ آتی ہے وہ اس میں ہم یہ ڈیلیمیٹیشن کر کے اور اس کو ہم اڈاپٹ ابھی والے میں نہ کریں، تو پھر تو یہ چیز ہے. اگر یہ چیز آگے جاتی ہے تو مجھے بہت چیزیں خطرناک نظر آ رہی ہیں. اور اگر یہ چیز واقعی آگے جاتی ہے، جیسے کہ آپ کو شاید خدشہ بھی ہو، تو تب بھی کاکڑ صاحب کے بارے میں آپ کی اوپینین یہی رہے گی؟ نہیں دیکھیں، اب تو دیکھیں CCI کاکڑ صاحب تو CCI میں نہیں تھے نا، وہ تو پرائم منسٹر نہیں تھے. نہیں بٹ ابھی تو بن جائیں گے نا، نگران وزیر اعظم بن جائیں گے. اور پھر اگر 90 دن سے آگے جاتا ہے یا 4-6 مہینے سے آگے جاتا ہے، ہم نے نگران حکومت کو یہ ٹاسک دے دیے. ہم نے الیکشن کمیشن کو ٹاسک دیا کہ آپ یہ کام کر کے نگران حکومت نہیں کرواتی 4 سے 6 مہینے میں، جو ہم کہہ رہے ہیں ڈیلیمیٹیشنز والے معاملے میں. ہم کہہ رہے ہیں کہ 90 دن تو دور کی بات. میں کہتا ہوں کہ کاکڑ صاحب جو ہے وہ جو پرائم منسٹر ہوں گے وہ کوشش کریں گے کہ چیز ہو جائے، اور ڈیفینیٹلی انہوں نے ادارے کو بھی پریشرائز کرنے کی اپنے اس ٹائم میں کرانا، اور ادارہ کہہ دے کہ میں نہیں کرا سکتا اور 4 مہینے 6 مہینے، ہم کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہوگا. ہم پازیٹیو سوچیں، 4-6 مہینے میں نہیں ہوتا، خدا نہ کر نہیں ہوتا، پھر اس وقت بیٹھیں گے آپ کے ساتھ پھر بات کریں. اچھا، کابینہ کے لیے، نگران کابینہ کے لیے آپ کی پارٹی سے بھی کچھ لوگ ہوں گے کیا؟ کیونکہ سننے میں آ رہا ہے جیسے پہلے اسحاق ڈار صاحب کا نام آ گیا تھا نگران وزیر اعظم کے لیے، پھر پتہ چلا نہیں وہ نہیں ہے. پھر نگران وزیر اعظم کے لیے، وزیر خزانہ کے لیے ڈار صاحب کا نام جو ہے وہ ابھی بھی فلوٹ کر رہا ہے. آپ کی پارٹی سے بھی کچھ لوگ ہوں گے اس کابینہ کا حصہ؟ دیکھیں، ایسی کیئر ٹیکر ہے جس کو سنے نہیں اس کو دیکھیں. ہاں، آپ کہہ رہے سننے میں آ رہا ہے، سننے میں تو ہمیں پیچھے کوئی اسلام آباد میں نے کہا کوئی کئی نام آئے، 3-4 لوگوں نے تقریر بھی تیار کی ہوئی تھی کہ میں تو اسپیچ ہی تیار کی، شیروانیاں بھی بن گئیں. ٹھیک ہے، اور اس میں یہ تھا کہ بہت سے لوگ وزیر اعظم پھر بہت سے افواہیں منسٹروں کی بھی چل رہی ہیں، لیکن ہماری پارٹی سے ابھی تک کوئی ایسی مشاورت نہیں ہوئی. اگر ہوگی تو بالکل ہم پازیٹیو لوگوں کا نام دیں گے کہ جو ٹیکنوکریٹس ہوں، اگر انہوں نے مانگی. ادروائز دیکھتے ہیں جو آتے ہیں اس کو کریں. ٹھیک ہے. اور پیپلز پارٹی کا اگلے الیکشنز میں جب بھی ہوتے ہیں، کس جماعت کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ ہمارا الائنس چلیں؟ الائنس نہیں، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کہہ لیں، کیونکہ یہ بھی تو خبریں ہیں نا، خاص طور سے پنجاب میں، کہ شاید آپ PMLN اور IPP سیٹ ایڈجسٹمنٹ کریں گے بہت ساری حلقوں کے اندر. دیکھیں، ایک
11 जमातों की एक इत्तेहादी हुकूमत है और आप बोले 11 जमातों के इत्तेहाद आगे जाके इकट्ठे इलेक्शन लड़े, तो आप किस सीट पे किस कैंडिडेट को, किस वर्कर को कुर्बान करेंगे, जो कि मुझे नहीं नज़र आता। 4-5 को भी अगर आप ले लेते हैं तो देखिए हर पार्टी कहते हैं मेरे यहाँ पे उम्मीदवार बड़ा मजबूत है, 18 में मेरे साथ धांधली हो गई है और मैं ये जीत रहा हूँ, और इसी में बहस हम 6 महीने गुजारेंगे, ये मैं जीत रहा हूँ, ये आप जीत रहे हैं, मैं जीत रहा हूँ, या तो उसमें शायद मे भी सीट एडजस्टमेंट हो, इत्तेहाद ना हो। हाँ, और ये भी लीडरशिप ने फैसला करना है। कल भी वज़ीर आज़म जो था उसका जो है मानी खेस था कि मेरी ख्वाहिश है, अभी तक वो ख्वाहिशात पे चल रहे हैं। मेरी ख्वाहिश है कि हम इकट्ठे इलेक्शन लड़े, तो वो तो 11 जमातें इलेक्शन इकट्ठे नहीं लड़ पाएंगे। बहुत मुश्किल है। जहाँ जिसका कैंडिडेट मजबूत हो वहाँ सीट एडजस्टमेंट इसका पैमाना क्या है? फिर अगर आप बोलेंगे 2018 का पैमाना ले लेंगे जो रनर अप आया, 2018 का इलेक्शन आप मानते हैं? हम तो मानते ही नहीं कि 2018 का इलेक्शन जो है फ्री एंड फेयर था, फिर उसमें हम कैसे पैमाना उसको ले सकते हैं? तो मुझे लगता है बड़ा मुश्किल है, शायद सीट एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं हो जाए, बाकी मुझे नहीं लगता कि हमारे इतिहास आईपीपी के साथ करेंगे मामला, क्योंकि है या बाकी मैं ये आईपीपी का स्पेसिफिकली इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि जरदारी साहब जो हैं बड़े खुश थे, और ख़ास तौर से आप जो हैं वो इतने लोग ला के जरदारी साहब से मुलाकातें करवा के पीपल्स पार्टी में शामिल करवा रहे थे, ख़ास तौर से जनूबी पंजाब के अंदर, तो एकदम आईपीपी आ गई, वो जो जोर था वो शायद थोड़ा कम हो गया। सो इस वजह से आपको नहीं, हमारे साथ केपी से 2-3 एमएनएस फॉर्मर जो थे हमारे साथ पहले रहे भी हैं, कुछ 1-2 उनमें वो शामिल हुए हैं, पीपल्स पार्टी में हैं। इंशाल्लाह बहुत और भी हमारे साथ डायलॉग शुरू हैं, चीज़ें शुरू हैं, उस पर इंशाल्लाह हम और लोगों को भी इंशाल्लाह शामिल करने के लिए जा रहे हैं। देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डायलॉग्स में बिलीव करती है, रिकॉन्सिलिएशन जैसे ज़्यादा सब उसके ऊपर मशहूर हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम किसी के साथ सीरियसमेंट नहीं कर सकते हैं। हम पॉलिटिकल लोग हैं, हम बैठ सकते हैं, सीट एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, बातचीत भी कर सकते हैं। यहाँ पीटीआई पार्लियामेंटेरियन बनी हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, उधर आईपीपी बनी हुई है, बाकी जमातें हम बैठ सकते हैं। इसमें कोई वो नहीं है कि हम किसी के साथ बात नहीं कर सकते, बातचीत हमारे किसी के साथ कर सकते हैं। अच्छा, कल हमारे प्रोग्राम में मियां जावेद लतीफ़ और भी पीएमएलएन के बहुत सारे लोग कैटेगोरिकली ये बात करते आ रहे हैं कि हमारे जो उम्मीदवार होंगे अगले इलेक्शन में वजारत उज़्मा के लिए वो नवाज शरीफ साहब होंगे। कल उन्होंने फिर से ये बात की है। पीपल्स पार्टी की तरफ से कौन उम्मीदवार है वजारत उज़्मा का? पीपल्स पार्टी की तरफ से बिलाल भुट्टो जरदारी साहब उम्मीदवार हैं वज़ारत उज़्मा के, और इंशाल्लाह हमने उसके ऊपर होमवर्क भी किया है, और जिसके नंबर ज़्यादा होंगे उसका जमहूरी हक़ बनता है। इस वक्त शहबाज शरीफ के नंबर ज़्यादा थे, हमने उनको वज़ीर आज़म बनाया। हम अगले इलेक्शन में इंशाल्लाह दिखाएंगे अपनी इत्तेहादी जमातों को, पीएमएलएन को, कि हमारे नंबर ज़्यादा हैं। अगर हमारे नंबर ज़्यादा होंगे तो हमारे जमहूरी हक़ बनते को हमारे साथ आएँ, अगर उनके ज़्यादा होंगे तो हम उनके साथ होंगे। बिलावल साहब आपकी तरफ से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। अब पंजाब पे वापस आते हैं, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, पंजाब में पार्टी की पोजीशन ऑब्वियसली काफ़ी ख़राब हुई है। अगर ये कहें कि नहीं जी उसमें बहुत बेहतरी आई है, तो हमारे सामने कौमी असम्बली की नशस्तें एक राजा परवेज़ अशरफ की हटा के बाकी सारे जो थे वो जनूबी पंजाब से ही थे, लेकिन फिर भी आप उस तरीके से नहीं पार्टी को मजबूत कर पाए। क्या वजह है? एक तो ये, और दूसरा अभी अगले इलेक्शन में किस तरीके से पंजाब में रिवाइव करेंगे? देखें, बिल्कुल पीपल्स पार्टी पंजाब में मुश्किल वक्त था। 2018 के इलेक्शन को माइनस करूँ, 2018 का इलेक्शन जिस तरीके जो इलेक्शन पाकिस्तान में 2018 का हुआ, वो शायद ही पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा इलेक्शन हुआ हो, जिस तरीके से मैनूवरिंग की गई। हम पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह ताला हम पंजाब, सेंट्रल पंजाब में खासकर हम परफॉर्म करेंगे। हमने जो टारगेट रखे हुए हैं, अगर वो टारगेट हमने अचीव कर लिए तो इंशाल्लाह हम प्राइम मिनिस्टर बनने जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर इंशाल्लाह। ओके, ये जो कल सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है उस पर भी ज़रा आपकी राय आ जाए कि जो रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स का मामला था वो उन्होंने कल अदम करार दिया है। फिर सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं पीएमएलएन के, उन्होंने एक तहरीक भी जमा करवा दी है सेनेट के अंदर। तो आप लोगों की तरफ से भी कोई कार्रवाई इस पे होगी इस फैसले के खिलाफ? देखें, कौमी असम्बली आप पार्लियामेंट की अगर बात करें, उनका काम ही कानूनसाजी करना है। हम कानूनसाजी नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? जब कानूनसाजी करते हैं और इस पर सुप्रीम कोर्ट, अगर कल सुप्रीम कोर्ट कह दे कि जितनी भी कानूनसाजी पार्लियामेंट में हुई है पिछले 5 साल में सब नल एंड वॉइड हो जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता। जब इंक्रोचमेंट करते हैं दूसरों के उसमें इदारों में, तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ कि बड़ा अफसोसनाक अमर है। बट क्या सियासी जमातों का भी बाकायदा तौर पे है कोई इरादा कि रिव्यू में जाएं? कौमी असम्बली डिज़ोल्व हो चुकी है, अब देखते हैं कि सियासी जमातें इस पे क्या करती हैं। स्पीकर इस वक्त कौमी असम्बली के मौजूद हैं, वो अपनी लीगल टीम के साथ जा सकते हैं, लीगल टीम के साथ मशवरा करके, क्योंकि देखें ही इज़ द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। अब देखें फैसला उन्होंने कर लिया, उसके बाद वो स्पीकर जो है कस्टोडियन हाउस अपनी हाउस को वो हिफाजत करेंगे, तो शायद वो अपनी लीगल टीम के साथ मशवरा करें और उसके रिव्यू में चले जाएँ, या सेनेट की तरफ से ऐसी कोई चीज़ आ जाए, तो डेफिनेटली जो है उसको देखते हैं कि क्या उसके ऊपर होता है। राइट। फैसल करीम कुंडी साहब, सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। विल टेक अ ब्रेक हियर, स्टे ट्यून्ड।
वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया बुशरा बीबी की मुबैना डायरी से होने वाले होशरुबा और चश्मकुशा इंकशाफात के हवाले से बात करेंगे। बुशरा बीबी चेयरमैन तहरीक इंसाफ को किस तरह कंट्रोल करती थी, सब हकायक सामने आ चुके हैं। न सिर्फ ज़ाती ज़िंदगी, बुशरा बीबी सियासी हिकमत अमली पर भी हिदायत जारी करती रहीं। वो बताती थी कि कैसे गवर्नमेंट, एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया पर प्रेशर डालना है, किसको कैसे चलाना है, कैसे ऐसी फ़ज़ा बनाई जाए और इतना प्रेशर डाला जाए कि अदालत कोई मनफी फैसला ना कर सके। बुशरा बीबी की डायरी से हमें अंदाज़ा होता है कि पार्टी का चेयरमैन पार्टी की कोर कमेटी बराए नाम पॉलिसी साजी करती थी। असल इख्तियार सिर्फ और सिर्फ बुशरा बीबी को था। बुशरा बीबी चेयरमैन तहरीक इंसाफ की ज़ाती ज़िंदगी और सियासी मामलात में इख्तियार कुल की हैसियत रखती थी। चेयरमैन की सोच और शख्सियत बुशरा बीबी की मुकम्मल कैद में थी। यही वजह थी कि बुशरा को मुर्शद कहा जाता था। डायरी से होने वाले चंद अहम इंकशाफात को अगर हम देखें तो बुशरा बीबी लिखती हैं कि अगर गवर्नर राज लगाएं तो कानूनी टीम और शहर बंद करने की तैयारी की जाए, यानी कि पहिया जाम हड़ताल हो। कल से इतना प्रेशर देना है कि अदालत कोई नेगेटिव फैसला ना दे सके, यानी बहुत लोग हों। पहले अनाउंस नहीं करना और पार्टी को नहीं बताना कि आप कितने दिनों के लिए आ रहे हैं। सुबह से अवामी फ़ज़ा बना देनी है कि अदालत कोई मनफी फैसला ना कर सके। बेहतर यह है कि बड़े बड़े वकीलों से बयान दिलवाएं और बस सिर्फ प्रेशर बनाए रखें। वकीलों ने जो कुछ अहम सवाल करने हैं और खान ने नहीं बोलने, वो ये हैं कि हम जो भी दरख्वास्त लेकर जाते हैं इंसाफ के लिए, वो क्यों नहीं सुनी जाती। बंदियाल आ गया है, नवाज ने कहा था कि अब देखते हैं गवर्नमेंट कैसे रहेगी। ख्वाजा हारिस साहब सवाल उठाएंगे कि आज़म स्वाति के केस में उनके मकामी सहूलतकार कौन थे, कौन है जो पाकिस्तान के हालात ख़राब करना चाह रहा है। ये सब कुछ उनकी डायरी में दर्ज है और ये इंकशाफात बेशक होशरुबा हैं। ये कहना कि बुशरा बीबी का सियासी उमूर से कोई ताल्लुक नहीं, हकीकत से बिल्कुल बरअक्स। आपकी आदानी के लिए आपको बताते चलें कि आज से 1 साल कबल बुशरा बीबी सोशल मीडिया टीम के सरबराह डॉक्टर अरसलान खालिद को सियासी मुखालफिन के खिलाफ गद्दारी के ट्रेंड चलाने की हिदायत करती रहीं। डायरी में भी कुछ इसी किस्म की हिदायत जारी की जा रही थी। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम सवाल उठाएंगे कि आज पाकिस्तान जिस नहज पर है उसका जिम्मेदार कौन है। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का पॉलिसी साजी में कितना किरदार था? क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ बराए नाम पार्टी और पाकिस्तान के मामला देख रहे थे? क्या पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी अमूर पर भी बुशरा बीबी की सलाह ली जाती थी? और क्या पाकिस्तान के खारजा अमूर में साबिक खातून अव्वल का किरदार था? प्रोग्राम के इस हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मुर्तज़ा सोलंकी साहब और नेशनल सिक्योरिटी एक्सपर्ट मोहम्मद अली साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, कल से ये चीज़ें आई, कुछ चीज़ें वैसे ही हमें पता थी। अब ये डायरी गो के लोग बड़ी बात करते हैं कि देखें ये किस किस्म की सहाफ़त हो रही है, ये कैसी रिपोर्टिंग हो रही है कि एक शख्स की पर्सनल डायरी पे बात कर रहे हैं। बट अगर डायरी के अंदर ऐसे मामलात हों जो पाकिस्तान को डायरेक्ट इफेक्ट करते हैं या करते आए हैं, तो क्या उस पर बात करना गलत है? शुक्रिया सादिया। बात यह है कि हम हर शख्स की जो निजी ज़िंदगी है उसका एहतराम करते हैं, अगर वो निजी ज़िंदगी है। तो इसी तरह से ये जो निजी ज़िंदगी है मोहतरमा बुशरा की, उसका भी हम उसी तरह से एहतराम करते हैं। बात तो उनकी ज़ाती ज़िंदगी की नहीं है। मिसाल के तौर पर इस डायरी के अंदर अगर ये लिखा है कि वो किस वक्त कहवा पिएंगे और उसमें कितनी शहद डालेंगे और रात के किस वक्त दूध पिएंगे, ये अवामी मसाइल या सियासत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मुझे इस बात से बिल्कुल दिलचस्पी है कि आप मेरे शहर बंद कराएंगे, आप पहिया जाम कराएंगे, आप मुल्क के जो अदलिया है, जो कि रियासत का एक सुतून है, उस पर दबाव डालेंगे, आप सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट पे दबाव डालेंगे, आप लोगों को गद्दार करार देने की मुहिम चलाएंगे, आप सियासत में बराह रास्त जो उनकी मुलविस होना है उस पर तो बात होगी। सिर्फ ये काफ़ी नहीं है कि जी वो एक साबिक वजीर आज़म की अहलिया है, वो उससे ज़्यादा है। वो कंट्रोल कर रही हैं साबिक वजीर आज़म की जो सियासी ज़िंदगी है, जो स्टेट क्राफ्ट है, उसमें वो मुलविस हो रही हैं। ठीक। तो ये जो मामला है ये तो अवामी मफाद का मामला है, अवामी दिलचस्पी का तो है ही, लेकिन अवामी मफाद का मामला भी है। आप याद करें कि
पिछले जो चीफ ऑफ स्टाफ थे साबिक वजीर आजम के, अभी उन्होंने हल्फ नहीं लिया था, तो पहली शर्त उनकी थी कि अवन चौधरी अगर ऐवान सदर में उस तकरीब में आए तो मैं नहीं आऊंगी। उनकी छुट्टी किस तरह से हुई। फिर आप पीछे जाएं, जो ऑडियो लीक हुई थी कि किस तरीके से जो रियासत के जो तोहफे हैं, गिफ्ट्स जो है, जो तोशा खाना के हैं, उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन कैटलॉगिंग कर रहा था कोई स्टाफर, उसके साथ जो उनकी गुफ्तगू है, किस तरह से उनको उनकी तजलील की और कहा कि अब आप बनी गाला के करीब आप नजर नहीं आएंगे। तो मामला उनकी निजी जिंदगी का हरगिज नहीं है। बिल्कुल ठीक। बाकी ये है कि जो जिस तरीके से उनको कंट्रोल कर रही थी मोहतरमा और अभी तक कर रही हैं, वो एक हकीकत है। ये इसके एक से ये डायरी नहीं भी आती तब भी ये मुतअद्दिद इसके गवाह मौजूद है। बिल्कुल ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि ऑब्वियसली अगर वाकई किसी की निजी जिंदगी का मामला हो तो यस आई एग्री विद यू, इट्स नॉट एथिकल एट ऑल, हम भी कभी नहीं चाहेंगे। बट आपने जैसे कहा कि ये वो चीज़ें जो मंजर आम पर आना ज़रूरी थी, जो आप कह रहे हैं मुल्की मुफाद के लिए भी और अवामी मुफाद के लिए भी। मोहम्मद अली साहब, आपको हैरत हुई ये जितनी चीज़ें आई हैं, इसमें और भी बेतहाशा चीज़ें हैं, बट जो अभी तक मंजर आम पर आई हैं, आपको हैरत हुई बीइंग ए सिक्योरिटी एक्सपर्ट इन चीज़ों को देखते हुए कि वाकई ऐसे डिसीजंस हो रहे हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी को भी इम्पैक्ट करते हैं, आपके फॉरेन रिलेशंस को भी करते हैं, सियासत को भी, दीगर इदारों को भी? साथिया, मुझे हैरत तो नहीं हुई, अच्छा, लेकिन तशवीश बहुत ज़्यादा है। उसकी वजह ये है कि ये जो डायरी के मुंदरजात हैं वो सबूत प्रोवाइड करते हैं जो पिछले कई साल से तवातुर से जो इतलात आ रही थी कि हमारे साबिक वज़ीर आज़म जो हैं PTI के चेयरमैन, वो उनकी नफ्सियाती और नज़रियाती कैफियत क्या है, और वो जो फ़ैसले करते हैं अहम तरीन मुल्की मफाद के हवाले से, पॉलिसीज़ के हवाले से, वो पार्टी कंसल्टेशन या कोर कमेटी या कैबिनेट से ज़्यादा अपनी अहलिया के असर के तहत करते हैं। तो इसके बेसिकली 3 पहलू हैं, जिस तरह मुर्तज़ा साहब ने कहा, उसको मैं बात को आगे बढ़ाता हूँ, जो कि कौमी सलामती के हवाले से बहुत तशवीशनाक हैं। पहला पहलू जो है वो बेसिकली जो चेयरमैन PTI हैं उनकी तोहम परस्ती और ज़ईफ़ुल एतक़ादी भी एक अहम कौमी सलामती का मामला है। और उसकी वजह ये है कि आप जानते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर का हल्फ होता है और जो रिक्वायरमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, जो कि एक एटमी ताकत है, वो ये है कि उसको जिस्मानी और जहनी तौर पे फ़िट होना चाहिए। तो फिटनेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो मेडिकली फ़िट हो, बल्कि वो इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, स्पिरिचुअली भी स्टेबल शख्सियत हो और किसी ज़ाती असर, खौफ, लालच या किसी के असर में आए बगैर वो कौमी मफाद में बेहतरीन पॉलिसी वज़ा कर सके। तो मैं समझता हूँ कौमी सलामती के हवाले से ये जो मामला है वो काफ़ी अहमियत इसलिए रखता है कि अगर वो उनकी वाइफ ये बता रही हैं, वो सिर्फ ताकीद नहीं कर रही, हुक्म दे रही हैं कि इस वक्त काबीना का इजलास होना चाहिए, इस वक्त नहीं होना चाहिए, इसको आप चीफ मिनिस्टर लगाएं, इसको आप कमिश्नर लगाएं, वो जो एन से नाम शुरू होने वालों को देखा जाता था और इस्तिखारे होते थे। जी हाँ। और मैं इस बात को थोड़ा सा आगे रिलेट कर रहा हूँ कि देखें, ये एक हकीकत है जो कि सामने लोगों के आ चुकी है कि जो साबिक आर्मी चीफ थे जनरल बाजवा, उनके साथ भी जो इख्तलाफात शुरू हुए वो उसकी बुनियादी वजह यही थी कि वो वेल मीनिंग एडवाइस देते थे, इंटरफेरेंस वाला मामला नहीं है। वो वेल मीनिंग एडवाइस देते थे कि देखें, आपने जो वसीम अकरम प्लस लगाया है चीफ मिनिस्टर, ही इज़ नॉट एक्सेप्टेबल विद इन योर ओन पार्टी। आपके पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो उसकी कारकर्दगी से मुतमईन नहीं हैं। तो अगर उसकी जो चॉइस है चीफ मिनिस्टर पंजाब की, वो पार्टी और वर्कर्स और उसकी जो क़यादत है उसके मशवरे पे नहीं, बल्कि वाइफ के कोई वूडू क्राफ्ट या इस तरह के अमल के नतीजे में वकूफ़ पज़ीर होती है, तो ये इंतहाई तशवीशनाक मामला है। अच्छा, दूसरा जो मामला है वो ये है कि उनकी जहनी कैफियत
اور دماغی صلاحیت کے حوالے سے بھی سوال اٹھتے ہیں کہ وہ کتنا زیادہ وہ اپنی وائف کے زیر اثر ہیں. دیکھیں ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے ایک وزیر اعظم سے, اور آپ جانتی ہیں کہ وزیر اعظم کا جو حلف ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ ملکی جو راز مجھے پتہ چلیں گے ان کو میں کسی غیر متعلقہ شخص سے شیئر نہیں کروں گا. تو اگر وہ تمام فیصلے اپنے وائف کی مشاورت سے اور ان کے حکم اور تاکید کے تحت کر رہے ہیں تو یہ ان کی جو کمٹمنٹ اور انڈرسٹینڈنگ آف نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ ہے اس پہ بھی سوال اٹھاتی ہے. اور تیسرا معاملہ سیاسی ہے, جس طرح مرتضیٰ صاحب نے بھی کہا کہ چاہے وہ ان کی انفارمیشن پالیسی ہو کہ آپ نے نیریٹو کیا بلڈ کرنا ہے, آپ نے عدلیہ سے کیسے ڈیل کرنا ہے, آپ کی سیاسی حکمت عملی کیا ہوگی, تو یوں لگتا ہے کہ ان کی چیف پولیٹیکل ایڈوائزر تو بیسیکلی ان کی وائف ہیں, اور فیصلہ سازی میں ان کی جو پارٹی کے اراکین اور اہم لیڈرز ہیں ان سے زیادہ جو عمل دخل ہے وہ ان کی وائف کا ہے. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو آئین کی ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ صرف فزیکل فٹنس کی بات نہیں کر رہے, جو ہمیں بتا دیا جاتا ہے کہ جی وہ اتنی واک کر لیتے ہیں, اتنی جاگنگ کر لیتے ہیں, اتنے پش اپس لگا لیتے ہیں, ایموشنلی اینڈ مینٹلی اسٹیبل ہونا بہت ضروری ہے. اور پھر اس میں بہت ساری چیزیں سولنگی صاحب ہم نے دیکھی بھی ہیں, جس طرح انہوں نے کہا توم پرستی کی بات کی ہے کہ وہ جو سر پہ وہ کیا اس کو میں اب کہوں کہ آپ لوگ تو آپ کیا کہتے ہیں, بالٹی کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, وہ جو انہوں نے شیلڈ بنائی ہوئی ہوتی ہے, پلس وہ سفید چادریں ڈال کے وہ پیشیوں میں حاضر ہوتے رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھتے ہوئے اور ان خاتون کا کردار دیکھتے ہوئے آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ بھی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے یا ہونی چاہیے ایٹ لیسٹ؟ دیکھیں وہ تمام معاملات جو کہ ریاست اور سیاست کے ساتھ ہیں اور اس میں جرم کا کوئی پہلو نکلتا ہے, اس کی تو تفتیش ہونی بھی چاہیے اور ہوگی بھی. اچھا, باقی جو ذاتی اعتقاد ہیں وہ لوگوں کے اپنے مسائل ہیں, ہر اپنی قبر میں جائے گا, اپنے گناہوں کا اور اپنے عقائد کا حساب ہر ایک نے دینا ہے. تو میں اس پر تو کوئی تبصرہ نہیں کروں گا, لیکن جس طریقے سے خود سابق وزیر اعظم کہتے رہے ہیں کہ میں تو ہر چیز ان کے ساتھ ڈسکس کرتا ہوں, یہ ان کے حلف کے خلاف ہے. آپ وزیر اعظم کا حلف اٹھا لیں, دیکھیں. جی بالکل. اس کے اندر یہ بہت وضاحت کے ساتھ ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز جو غیر متعلقہ افراد ہیں ان سے نہیں کریں گے. تو جو اسٹیٹ سیکریٹس ہیں, یہاں پر تو حالت یہ ہے کہ جو سائفر کا جو ڈیکوڈڈ جو ایک کاپی تھی وہ موصوف جو ہے وہ خود ٹی وی پہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ جی وہ تو پتہ نہیں کدھر غائب ہو. ایک کیولیئر ایٹیچیوڈ جو ہے وہ ان کا تھا. بالکل. تو بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے ایسی چیزیں سامنے آتی ہیں جو کہ قومی سلامتی سے متعلق ہیں, جس کا سیاست سے اور جرم سے کوئی تعلق بنتا ہے, اس کی تو تحقیقات بالکل ہونی چاہیے. اچھا, یہ آپ نے کیونکہ سائفر کا ذکر کر دیا, کوئکلی میرے پاس ٹائم تھوڑا ہے, میں یہ ذرا لاسٹ کامنٹ اس پہ محمد علی صاحب آپ سے بھی لے لوں سائفر کے معاملے میں, کہ وہ کاپی جو گم ہوئی اور پھر وہ کس طریقے سے دی انٹرسیپٹ کی سٹوری کی نظر ہو جاتی ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں اس کی خلاف ورزی, اس کی وائلیشن, بریچ, اس پہ کوئی کارروائی یہاں پر آنے والے دنوں میں آپ کو نظر آتی ہے؟ جی بالکل, نہ صرف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ بلکہ جس طرح مرتضیٰ صاحب نے کہا کہ جو اوتھ آف پرائم منسٹرز آفس ہے اس کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ کے علم میں دوران کار کوئی بھی جو قومی راز آئیں گے یا انفارمیشن آئے گی وہ کسی غیر متعلقہ شخص سے وہ شیئر نہیں کریں گے. یہ ان کا اوتھ ہے. تو یہ اس اوتھ کی بھی وائلیشن ہے کہ اگر وہ کسی بھی غیر متعلقہ شخص سے شیئر کرتے ہیں. یہ دوسرا پہلو ہے. تیسرا پہلو اس کا لیگل ہے کہ آپشنز جو ہیں وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ, وائلیشن آف اوتھ آف دا آفس آف دا پرائم منسٹرشپ. اور تیسری بات یہ جو ابھی ریسنٹلی اسٹوری آئی ہے ایک ویب سائٹ پہ امریکہ کے, اب مستدر صاحب بھی امریکہ میں رہے ہیں, میں بھی رہا ہوں, ہم جانتے ہیں کہ امریکی قانون کے مطابق بھی اس میں ڈیفیمیشن کا جو قانون ہے وہ اس کے ایڈیٹر, پبلشر, رپورٹر اور سورس کے حوالے سے کارروائی کی جا سکتی ہے کہ وہ ثبوت پرووائڈ کریں. اور اگر یہ ثبوت پرووائڈ وہ ویب سائٹ کر دیتی ہے کہ یہ ایکچولی وہ سائفر ہے, تو جو سابق چیئرمین ہیں, سابق وزیر اعظم ہیں اور چیئرمین پی ٹی آئی ہیں, وہ پاکستانی آئین و قانون کے مطابق بھی یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ان کے ذریعے سے یہ وہی کاپی ہے جو ان سے مسپلیس ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ محمد علی صاحب, مرتضیٰ سولنگی صاحب فار جوائننگ اس. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, اسٹے ٹیونڈ.
सफारतकारी आर्ट और साइंस दोनों है। सफारतकारी के जरिए कौमें और ममालिक अपने सियासी और सिक्योरिटी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाती हैं। आज के दौरे हाजिर में सफारती ताल्लुकात को बरकरार और मुस्बत डगर पर कायम रखना कौमों की तरक्की में एक अहम जुज़ बन चुका है। अमरीकी डेमोक्रेट और साबिक कांग्रेसमैन जॉन डिंगल ने कहा था कि वॉर इज़ फेलियर ऑफ डिप्लोमेसी। मिडिल ईस्ट के हालात पर अगर नज़र दौड़ाई जाए तो हम देखते हैं कि गुज़श्ता चंद बरसों से सऊदी अरब और अमरीका के बिगड़ते हालात के पेश नज़र आलमी सियासी मंजरनामे पर बहुत सारी अहम तब्दीलियां देखने में आई हैं। अमरीका और सऊदी अरब के ताल्लुकात की कशीदगी का आगाज़ आज से 5 बरस कबल सऊदी नजाद अमरीकी सहाफ़ी जमाल खशोगी के सऊदी अरब के अंकारा काउंसलेट में कत्ल के बाद हुआ। 2 साल कबल फरवरी 2021 में सऊदी अरब और बाइडन इंतजामिया के माबैन ताल्लुकात उस वक्त मजीद कशीदा हो गए जब अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट को पब्लिक करते हुए इल्ज़ाम आयद किया गया कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी नजाद सहाफ़ी जमाल खशोगी को जिंदा या मुर्दा पकड़ने की मंजूरी दी थी। अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट को सऊदी हुकूमत की तरफ से शदीद तनकीद के बाद मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया गया और रियाद और वाशिंगटन के ताल्लुकात मजीद सरदमोहरी का शिकार हो गए। एक तरफ अमरीका और सऊदी अरब के माबैन सफारती ताल्लुकात में तलखी पैदा हो रही थी, दूसरी जानिब चीन ने अपनी सफारतकारी को बेहतर बनाते हुए मशरिक़ वस्ता में अमरीकी खला को पुर करने के लिए कदम जमाने शुरू कर दिए। 10 मार्च 2023 को चीनी सफारतकारी उस वक्त दुनिया के सामने आई जब आलमी सियासी मंजरनामे पर एक तहलका खेज पेशरफ्त हुई, जब चीन की सालिसी के नतीजे में ईरान और सऊदी अरब ने अपने सफारती ताल्लुकात में बहाली का ऐलान किया। मशरिक़ वस्ता के हरीफ ममालिक के दरमियान डील से जहां सऊदी अरब और ईरान एक दूसरे के करीब आ गए, वहीं पर चीन मशरिक़ वस्ता में अपना असर व रसूख बढ़ाने में कामयाब हुआ। दूसरी जानिब ये सवाल भी उठाया जाने लगा कि क्या अमरीका का मशरिक़ वस्ता में किरदार महदूद रहेगा? ईरान सऊदी अरब ताल्लुकात बहाली के बाद इजराइल और सऊदी अरब के ताल्लुकात का क्या मुस्तकबिल होगा? ईरान सऊदी अरब के सफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद एक तरफ वाशिंगटन में खामोशी का समा था, जबकि दूसरी तरफ इजराइल सबसे ज़्यादा हैरान, परेशान और नाखुश था। गुज़श्ता चंद बरसों से अमरीकी अशीरबाद से इजराइल अरब ममालिक बिलखसूस बहरीन, अमान और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ सफारती ताल्लुकात कायम करने में कामयाब रहा और ऐसा कहा जा रहा था कि इजराइल खित्ते में तन्हाई से निजात हासिल कर सकेगा और ईरान के खिलाफ मौसर ग्रुप इकट्ठा कर सकेगा। मगर सऊदी अरब और ईरान के करीब आते ही इजराइल का खित्ते में असर रसूख बढ़ाने के प्लान को शदीद धचका पहुंचा। सऊदी अरब ईरान डील न सिर्फ चीन के लिए विन विन थी, बल्कि सऊदी अरब की सफारती महाज पर एक बहुत बड़ी कामयाबी गर्दानी जा रही है। एक तरफ सऊदी अरब ईरान के करीब हो गया, जबकि दूसरी तरफ अमरीका से सफारती ताल्लुकात को लेकर सऊदी अरब अपनी बार्गेनिंग पोजीशन को बेहतर करने में कामयाब रहा। चीन के ताउन से की गई डील से अमरीका की ईरान को खित्ते में तन्हा करने की पॉलिसी को शदीद धचका लगा, जबकि चीन की मशरिक़ वस्ता में आमद से अमरीका के खित्ते में असर रसूख को भी नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा। चीन की मशरिक़ वस्ता में एंट्री के बाद बाइडन इंतज़ामिया और बिलखसूस वाशिंगटन के सफारती हलकों में एक हंगामी सूरत हाल कायम है और इसी बात का तासुर गुज़श्ता हफ्ते सदर बाइडन ने न्यूयॉर्क टाइम्स के थॉमस फ्रेडमैन को एक इंटरव्यू में भी दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरव्यू के मुताबिक बाइडन इंतज़ामिया मशरिक़ वस्ता के लिए एक बड़ा प्लान तैयार कर रही है, जिसको बिग मिडिल ईस्ट डील का नाम दिया जा रहा है। अमरीकी डील के मुताबिक सऊदी अरब को अमरीका के साथ म्यूचुअल सिक्योरिटी पैक्ट के बदले इजराइल के साथ ताल्लुकात को बहाल करना, फ़लस्तीन के लिए इमदाद का ऐलान करना और इसके अलावा चीन के साथ ताल्लुकात को कम करना था, जबकि डील के बदले इजराइल वेस्ट बैंक में फ़लस्तीनी ज़मीन पर मज़ीद कब्ज़ा नहीं करेगा। 2 स्टेट सोल्यूशन पे पहले से किए गए वादे मुकम्मल करेगा और फ़लस्तीनी अथॉरिटी इजराइल और सऊदी अरब डील को सपोर्ट करेगी। अब सवाल पैदा होता है कि अमेरिका सऊदी अरब को ऐसा क्या दे सकता है जिसको बिग मिडिल ईस्ट डील कहा जा सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल के मुताबिक सऊदी अरब अमेरिका से 3 दिफाई मामलात में ताउन चाहता है। एक, नेटो जैसा सिक्योरिटी मुआहदा जिसके तहत अगर सऊदी अरब पर कोई हमलावर होता है तो अमेरिका सऊदी अरब के दिफा में आएगा। दूसरा, सिविल न्यूक्लियर मुआहदा जिसकी निगरानी अमेरिका खुद कर सके। तीसरा,
امریکہ کے ماڈرن سیکیورٹی نظام جیسے کہ ٹرمینل ہائی الٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس اینٹی بیلسٹک ڈیفنس سسٹم، جس کے ذریعے ایران سے فائر کیے گئے مڈ اور لانگ رینج میزائلوں کو روکا جا سکے۔ حالات کی سنگینی کے پیش نظر 28 جولائی کو امریکی صدر جو بائیڈن کو اپنے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جیک سلیون کو ریاض بھیجوانا پڑا، جہاں ان کی ملاقات سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے ہوئی۔ وائٹ ہاؤس کے جاری کردہ بیان کے مطابق سعودی ولی عہد کے ساتھ ملاقات پہلے سے زیادہ پرامن اور خوشحال مشرق وسطیٰ کے لیے تھی۔ امریکی بگ مڈل ایسٹ ڈیل اس وقت منظر عام پر آئی جب گزشتہ 5 سال سے ریاض اور واشنگٹن کے مابین تعلقات شدید تلخی کا شکار ہیں، جبکہ سعودی عرب اور ایران کے مابین سفارتی تعلقات میں بحالی سے خطے میں حالات کی بہتری کی امید کی جا رہی ہے۔ ایران سعودی عرب ڈیل سب کے لیے ون ون سچویشن ہے۔ چین، ایران اور سعودی عرب سب کی ایک بڑی سفارتی فتح ہے، جبکہ آنے والے وقت میں تعین ہو سکے گا کہ امریکہ مڈل ایسٹ میں اپنا اثر و رسوخ دوبارہ کیسے قائم کر سکے گا۔ کیا امریکہ اپنی دفاعی ڈیل کے ذریعے سعودی حکمرانوں کو متاثر کر سکے گا؟ کیا امریکہ اور اسرائیل مڈل ایسٹ میں چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کے راستے میں کوئی رکاوٹ بن سکیں گے؟ That we leave for the future to decide. That's all for tonight. Good night and Allah Hafiz.